हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसी सर्किट। ओके, तो अल्टरनेटिंग सर्किट में हम कोई भी एक एलिमेंट को हम इसके इंट्रोडक्शन करते हैं, कोई भी एलिमेंट को हम कनेक्ट करते हैं, तो उसकी जो एसी सर्किट का जो बिहेव होता है वो बिहेवियर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा चेंज होता है, वो हमको स्टडी करना है। कि जैसे कि हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस लगाने से उसका बिहेवियर क्या चेंज होगा। देन आफ्टर हमने इंडक्टर लगाया, तो इंडक्टर लगाने से उसका बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएगी। देन आफ्टर हम कैपेसिटर लगाएंगे, तो कैपेसिटर लगाने से उसका बिहेवियर में कौन कौन सा डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, वो हमको देखना है इंडिविजुअली एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखने वाले हैं एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट के बारे में। ओके, तो उसके पहले हमने आगे क्या देखा था, पहले तो एसी करंट का सोर्स क्या था, एसी जनरेटर था। ठीक है, एसी जनरेटर में जैसे कि हमारी कोई एक रोटेशन होती है तो इसमें से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। वो इंड्यूस ईएमएफ एक कंटिन्यूस नहीं होती है, उसकी जो वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड भी अल्टरनेटली चेंज हो रही थी। देन आप उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक पीरियोडिकली उसकी चेंज हो रही थी। ठीक है, ओके, तो वो ईएमएफ की जो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, उसके कारण उससे जो बनने वाली इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी नेचर क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का भी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा। देन आपको उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगी। दिस करंट इज नोन एज द एसी करंट। ओके, तो एसी करंट में हमने दूसरा भी देखा कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करता है, वो ओनली पर क्या करती है, अपनी प्लेस पे वो ऑक्सीडेशन मोशन करती है, जैसे कि पेंडुलम मोशन करती है। ठीक है, ओके, तो देन आपको उसका सोर्स हमको मिला कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके हम आर से डिवाइडेड कर देंगे तो हमको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। ठीक है, ओके, तो एसी करंट में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करता है, बट डीसी करंट में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो एक ड्रिफ्टिंग करता है। ठीक है, वो इसमें ट्रैवल करता है। तो एसी करंट में क्या होगा, ओनली फॉर इम्पल्स आएगी। ठीक है, देन आपने उसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने स्टडी किया था, उसको मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसका मेजरमेंट करने का दो तरीका था, एक कंपोनेंट मेथड थी और दूसरी थी इफेक्टिव मेथड। बट हम इफेक्ट मेथड से हम यूज़ करके उसकी हम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हीटिंग इफेक्ट, देन आफ्टर मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। अब कोई भी इफेक्ट्स आप उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसमें जो हमको जो जिसकी वैल्यू मिलेगी वो ओनली फॉर हमको एक इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, एक डीसी करंट मिलेगा। बट हमको फाइंड आउट करना था एसी करंट। तो एसी करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने एक दूसरा तरीका लगाया। वो दूसरा तरीका क्या था कि भाई हमने ऐसा स्टडी किया कि भाई जो एसी करंट जितना वर्क डन करती है इतना ही डीसी करंट वर्क डन करके देती है। तो हमने क्या मान लिया कि भाई जो डीसी करंट है वही हमारी एसी करंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों का वर्क डन सेम था। वर्क डन ड्यू टू दी डीसी करंट एंड वर्क डन ड्यू टू दी एसी करंट, दोनों का वर्क डन सेम कर रही थी। और वर्क डन की फॉर्मूला हमको आती है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बना के हमने उसका एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। वो जो रिलेशनशिप हमको निकला वो रिलेशनशिप था रूट मीन स्क्वायर। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई हमको करंट की जो सभी एलिमेंट है, हमारी जो एसी करंट है वो सभी इंस्टेंस पे डिफरेंट थी, उसके सभी क्वांटिटी डिफरेंट है, उसका सभी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, और उसकी डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होती थी। ठीक है, ओके, तो उसकी हमने मीन वैल्यू निकाली, पर मीन हमने कैसा निकाला, स्क्वायर मीन निकाला। देन आफ्टर उसका हमने रूट स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं और वर्चुअल वैल्यू भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इन दोनों का भी इसका हमने रिलेशनशिप निकाला। देन आफ्टर हमने आगे ऐसा स्टडी किया था कि भाई हमारे पास ऐसी सोर्स अवेलेबल है, अगर हम इसमें से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे तो क्या कैपेसिटर चार्ज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। भाई क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाफ टाइम तक उसका जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव टूवर्ड्स होती है। देन आप नेक्स्ट हाफ टाइम में उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टूवर्ड्स। तो जितना हमने उसको चार्ज दिया और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, इतना चार्ज उसमें से रिलीज हो जाएगा। तो कैपेसिटर के पास क्या बचा भाई, कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें से आपको मीन वैल्यू निकालने के लिए आपको एक हाफ टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और उसका हमने मीन निकाल दिया। उसका जो मीन होता है तो आपको कब यूज़ करनी है, जब चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है। तो अगर आप वर्क डन की फिनोमेना का यूज़ करना चाहते हो तो आपको आईआरएमएस की वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, देन आफ्टर हमने स्टडी किया था उसकी रिलेशनशिप, किसकी बाय रिलेशनशिप, एक इंड्यूस ईएमएफ हमारी जो इफेक्टिव ईएमएफ है, इफेक्टिव ईएमएफ एंड पीक वैल्यू की बीच की रिलेशनशिप। ओके, तो हमको ये मिली थी ई इफेक्टिव इज इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन √2। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई फेज डिफरेंस था बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ एंड एसी करंट। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, एसी सर्किट में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सेम इंस्टेंस पे
दोनों की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू और करंट की वैल्यू एक सेम इंस्टेंस में पीक वैल्यू पे आए और सेम इंस्टेंस में जीरो पे आए, सेम इंस्टेंस में नेगेटिव पीक वैल्यू पे आए, देन आपने सेम इंस्टेंस में वापस वो टी टाइम पे आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, एसी सर्किट में क्या हो सकता है कि भाई उसमें टाइम वेरिएशन भी हो सकता है। पहले इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, देन आफ्टर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा एक इंड्यूस करंट को, तो इंड्यूस करंट पीछे रह गया है। ऐसा हमने इसमें वेव डायग्राम के बारे में हमने स्टडी किया, देन आफ्टर उसका फेजर डायग्राम भी हमने बनाया। तो फेजर डायग्राम से आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई फेजर डायग्राम में हमने देखा कि भाई वन एलिमेंट हमारी सर्कुलेशन मोशन करती थी, तब हमारा इफेक्टिव एक वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन मोशन कर रही थी। ठीक है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही थी। इसके कारण हमने उसका ई नॉट का भी इक्वेशन हमने सेटिस्फाई किया, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए हम उस वो वाली मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो फेजर मेथड हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है? फेजर मेथड हमको ये बताती है कि भाई फेजर डायग्राम से आप ये भी रीड कर सकते हो कि भाई ई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम है, आई नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हो। देन आप कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ई और आई की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देन आप ए का फेज भी आप निकाल सकते हो, आई का भी फेज निकाल सकते हो। देन आप फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ और आई का भी फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो। देन आप ये भी देख सकते हो कि भाई अगले इंस्टेंस में ई की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है या आई की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, ऐसा भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये सभी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक फेजर डायग्राम से मिलती है। दिस फेजर डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, देन आज हम स्टडी करने वाले हैं कि भाई हमारे पास जो एसी सर्किट अवेलेबल है, इसमें एक एसी करंट वेरिएशन होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर एसी वाली सर्किट में अगर हम कोई एक एलिमेंट को इंट्रोडक्शन करते हैं, कोई एक एलिमेंट हम पुट करते हैं, लाइक दिस हमने रेजिस्टेंस को पुट किया तो उसका बिहेवियर कैसा चेंज होगा। देन पर हमने इंडक्टर को पुट किया तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। देन पर हमने कैपेसिटर को इंट्रोडक्शन किया तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। और सभी का हम इंडिविजुअली हम नोटिस करके उसको हम स्टडी करेंगे कि भाई उसका बिहेवियर कैसे कैसे चेंज होता है। देन आप 2 एलिमेंट हम लाएंगे, 3 एलिमेंट लाएंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, वो सभी सारा नेचर आपको अभी स्टडी करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले रेजिस्टेंस सर्किट, और रेजिस्टेंस सर्किट में देखने के बाद हम देखने वाले हैं इंडक्टर सर्किट। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट। अगर हमारे पास जो एसी सर्किट अवेलेबल है, इसमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो एसी सर्किट का बिहेवियर है वो कैसा चेंज होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होती है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, ओके, तो मैं जो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ वो आप मेथड आप फॉलो करना। ठीक है, आपका एक 7 या 6 स्टेप है, वो सभी स्टेप आप ओनली रेजिस्टेंस सर्किट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ओनली इंडक्टर सर्किट के भी लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओनली कैपेसिटर सर्किट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप नंबर 1 क्या है कि भाई आपको तो पहले एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है सर्किट डायग्राम। ठीक है, किसकी सर्किट डायग्राम के भाई ओनली फॉर रेजिस्टेंस दे रखा है तो हमको रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। किसके साथ कनेक्ट करना है, डीसी के साथ या एसी के साथ? भाई एसी के साथ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके, मैंने आपको एसी सोर्स का सिंबल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, उसको हम एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस आर, दिस इज एसी सोर्स। और ये एसी सोर्स की वैल्यू कितनी होती है अभी हम सब जानते हैं, क्योंकि एसी जनरेटर में से जो हमको इंड्यूस ईएमएफ मिला वही यहाँ पे एसी सोर्स होगा। इसमें से 2 तार आएगी, वो 2 तार को हमने यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया तो उसका जो इंड्यूस ईएमएफ था वही इंड्यूस ईएमएफ इसका होगा। ओके, तो हमने देखा था कि भाई उसका इंड्यूस ईएमएफ तो कोई वेरिएबल था, मीन्स के उसका टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज होके जा रही थी, उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं थी। ठीक है, ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी थी कि भाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये टी क्या होती है, टाइम होती है, और ओमेगा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। का दो आप उसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ई नॉट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई होती है, पीक वैल्यू आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, सो दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज अ ईएमएफ। ओके, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि भाई एसी सोर्स का पोटेंशियल पहले निकालना है।
पहला हमारा स्टेप क्या था, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। देन आफ्टर हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि भाई आपकी जो सर्किट है इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आपने सप्लाई किया हुआ है, तो कितना आपने सप्लाई किया हुआ है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। देन आफ्टर कि भाई इंड्यूस ईएमएफ है यहाँ पे कनेक्ट करने से क्या होने लगेगा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। ओके, तो वो इलेक्ट्रिक करंट हमको निकालनी है। थर्ड स्टेप है हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकालना। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे निकालेंगे भाई, हम चले जाते हैं थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में मैंने देखा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बताती थी कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो दैट V इज इक्वल टू आई आर। बट यहाँ पे E अवेलेबल है तो हमको निकालना है I, सो दैट I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बोथ साइड में डिवाइड बाई आर कर दूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर इन बोथ साइड। ओके, तो क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे भाई E अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे E नॉट अपॉन आर हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, सो दैट E अपॉन आर इट इज नोन एज आई। ठीक है, E अपॉन आर को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। जैसे कि V अपॉन आर था उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इस तरह के यहाँ पे E अपॉन आर है, इज ऑल्सो नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो दैट यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। ठीक है, हमने थर्ड स्टेप हमने देख लिए। फर्स्ट स्टेप था हमारा सर्किट डायग्राम, देन आपने सेकंड स्टेप था इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना है, देन आपने हमने कितना इंड्यूस ईएमएफ इसका सोर्स दे रखा है। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके कारण कितनी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। ओके, देन आफ्टर आपको क्या देखना है कि भाई उसका जो फेज है, दोनों का फेज आपको चेक करना है। फेज का क्या मीनिंग होगा, ओमेगा टी को हम क्या बोलेंगे, फेज। यहाँ पे भी कितना है, ओमेगा टी, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई हमने चेक किया दोनों का फेज तो कैसा है, सेम है। ठीक है, तो हम फोर्थ स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं फेज के रिगार्डिंग। ठीक है, व्हेन द टाइम ऑफ टी, कोई भी एक इंस्टेंस में आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे हमारा टाइम टी अवेलेबल है, यहाँ पे भी टाइम टी अवेलेबल है, सो दैट कोई भी एक आप इंस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, so that our instance is a t time. When the time of a t, the phase of E is omega t, and then after the phase of I is also omega t. तो दोनों का फेज ओमेगा टी है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा भाई, फेज डिफरेंस इज 0, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस मीन्स के दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी। E का भी ओमेगा टी है, I का भी ओमेगा टी है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई E एंड I इज आर दी इन सेम फेज, इन दोनों का फेज सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई व्हेन टाइम t, द फेज ऑफ E इज ओमेगा टी एंड फेज ऑफ I इज ऑल्सो ओमेगा टी। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ ई इक्वेशन मीन्स के सोर्स इक्वेशन, दिस इज I इक्वेशन। इसमें आप देख सकते हो ओमेगा टी दोनों का फेज है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि भाई इंड्यूस ईएमएफ E एंड I आर इन द सेम फेज। देन आफ्टर ए हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर आपको 5 स्टेप क्या याद रखनी कि भाई अपोजिशन ऑफ करंट, करंट का कौन अपोज कर रहा है भाई। हमारी यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और रेजिस्टेंस के बारे में आप याद कीजिए भाई रेजिस्टेंस क्या करती है, अगर R इज अ मैक्सिमम सो दैट I इज अ डिक्रीज, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, करंट का अपोज कौन कर रहा है, करंट का अपोज एक रेजिस्टेंस कर रहा है। बट पोटेंशियल क्या करेगा, पोटेंशियल की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बट R की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट मैंने तो आपको ऐसा भी बोला था कि भाई V इज इक्वल टू आई आर, जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, सो दैट R इज अ रेजिस्टेंस एंड इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन दी V एंड I। तो वो एक V और I पे डिपेंड नहीं था, ऐसा भी मैंने बोला था। और अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो पहले तो मैंने ऐसा बोला कि भाई उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, देन आपने मैं बता रहा हूँ कि भाई उस पर ऊपर डिपेंडेंट है, बट किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो आपको देखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए
रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होती है, वी अपॉन आई। इन दोनों का जो कांस्टेंट होता है ना, इन दोनों का कांस्टेंट मीन्स के इन दोनों की जो वैल्यू का रेशियो होता है, इन दोनों की वैल्यू का रेशियो जो होता है ना, वही कांस्टेंट होता है। बट आप इंडिविजुअली आई और वी के साथ आप कंपेरिजन कर सकते हो, इंडिविजुअली आप आई और वी के साथ आप कंपेरिजन कर सकते हो। बट अगर उसका आप दोनों का रेशियो लीजिए तो वो रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, अगर वो ओम्स लॉ का ओबे करती है तो। ठीक है, तेरा पर में लिमिटेशन के बारे में भी हमने देखा था कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एवरी मेटल एंड एवरी टेम्परेचर पे वो ओम्स लॉ का ओबे करे। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब भी वो ओम्स लॉ का ओबे नहीं करेगा, वो ओम्स लॉ का अपोज करता है। ठीक है, ओके, तो वो क्या है, उसकी ओम्स लॉ की लिमिटेशन थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इन दोनों का रेशियो ही कांस्टेंट होगा। बट आप उसके साथ इंडिविजुअली आप रिलेशनशिप बना सकते हो। इंडिविजुअली कैसे, कि भाई मैं ओनली फॉर मैं करंट के बारे में मैंने बोला, ऐसा तो मैंने नहीं बोला ना कि भाई रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एंड आई, मैंने ओनली फॉर क्या बोला था, करंट के बारे में। अगर करंट इज इंक्रीज सो दैट आर इज डिक्रीज। ठीक है, ओके, वो ओनली फॉर आपका एक जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, ऐसा इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, तो आप कहाँ पे थे, ई एन आई इज आर इन द सेम पेज। तेना पर हमारा 5 स्टेप कौन सा था, 5 हमारा स्टेप था अपोजिशन ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पे अपोज कौन कर रहा है भाई, आर अपोज कर रहा है। ठीक है, ओके, तो आवर 5th स्टेप इज अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट। ओके, तो अपोजिशन ऑफ करंट हम किसके रिगार्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे आर क्या था, इस अपोजिशन ऑफ करंट हमने कैसे निकाला, वी अपॉन आई करके उसका रेशियो निकाल के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन आई नॉट, क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो अभी आपको याद रखनी है कि भाई ई नॉट अपॉन आई नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए वाली इक्वेशन में अपोजिशन ऑफ करंट क्या होगी, ए वाली सर्किट में अपोजिशन ऑफ करंट होगी आर। ठीक है, आर इज अपोजिशन ऑफ करंट एंड दिस आर इज द डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, नो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। आप देखिए कि भाई आपकी जो ई की इक्वेशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, देन आफ्टर आई की इक्वेशन भी डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट इज अपोजिशन ऑफ करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे लिख देते आर इज नॉट इफेक्टेड, आई इज नॉट इफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये हमारा 5 स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम, सेकंड स्टेप आवर इज इंड्यूस ईएमएफ एंड थर्ड स्टेप इस सर्किट में करंट कितना जा रही है। देन आफ्टर फोर्थ स्टेप इन दोनों की इसका फेज डिफरेंस है या नहीं है वो आपको बताना है। देन आफ्टर 5 स्टेप अपोजिशन ऑफ करंट। ओके, देन आफ्टर 6 स्टेप वेव डायग्राम, देन आफ्टर आपको ड्रॉ करना है वेव डायग्राम। ओके, तो वेव डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, तो आप ड्रॉ कीजिए वेव डायग्राम। आपको मालूम है कि भाई ई का नेचर कैसा है, साइनोसोइडल ग्राफ ही आएगा। ओके, ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया 1 साइकिल के लिए, कितना 1 साइकिल के, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी और देखिए यहाँ पे π/2 फेज पे उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। आप ऐसे भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो ना कि भाई फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना, फेज कितना है π/2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज, दिस ओमेगा टी, सो दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो π/2, सो दैट साइन π/2 इज इक्वल टू 1 सो दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट। तो यहाँ पे जो ई थी वो ई नॉट में कन्वर्ट हो गई। और आप कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप लेके दीजिए, देखिए कि भाई दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज टाइम इज टी एंड दैट वैल्यू इज ई। तो आप कोई भी पर्टिकुलर फेस के रिगार्डिंग आप बातचीत कर सकते हो कि भाई यहाँ पे π/2 है तो यहाँ पे उसका कोई होगा 30 होगा या 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 20 या साइन 30 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और उसकी कोई वैल्यू आएगी उसके साथ आप कंपेरिजन कीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे π/2 फेस पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। देन आपने यहाँ पे आ गया पाई, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ए बी क्या हो गया 0। देन आपने आएगा 3π/2, 3π/2 के आगे उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेगेटिव। तो हम किसकी बात कर रही है कि भाई ओनली फॉर हम इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात की, बट हमको वेव डायग्राम किसका भी ड्रॉ करना है, आई का भी ड्रॉ करना है, और हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस अवेलेबल है या नहीं है। तो फेज डिफरेंस तो दोनों का सेम है, सो दैट फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो फेज डिफरेंस जीरो होगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी पीक वैल्यू आएगी π/2 पे, तो हमारी करंट की वैल्यू भी क्या पे आएगी, π/2 पे ही पीक वैल्यू पे आएगी। आप दूसरा भी सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे उसका टाइम है 0, यहाँ पे उसका टाइम होगा T/4, यहाँ पे होगा T/2, यहाँ पे होगा 3T/4, देन आपने यहाँ पे होगा T। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ T/4 टाइम में होती है पीक वैल्यू, तो करंट की वैल्यू भी T/4 टाइम पे होगी पीक वैल्यू। ठीक है, जैसा हमको एक दूसरा हमको वेव ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरा मैं वेव ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये जो रेड आप देख रहे हो, रेड इज अ करंट। ओके, दिस इज आई एंड दिस इज अ ई। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 है तो दोनों 0 पे है। ओके, देन आफ्टर π/2 पे दोनों की पीक वैल्यू है तो दोनों की पीक वैल्यू है। देन आफ्टर यहाँ पे 0 आ गया, कर ई भी 0 आ गया तो आई भी 0 आ गया। देन आफ्टर यहाँ पे इज मैक्सिमम सो दैट आई इज ऑल्सो मैक्सिमम, यहाँ पे ई इज 0 सो दैट आई इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे दोनों का बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 0 है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। बट ओके, देन आफ्टर दूसरा आपको स्टेप है, लास्ट स्टेप, दिस फेजर डायग्राम। दिस इज अ वेव डायग्राम। देन आफ्टर हमको लास्ट देखना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें वो आपको मालूम ही है। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ E0। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, और उसको मैं नाम दे दूंगा E। E इज अ इंस्टेंटेनियस E, कोई भी एक इंस्टेंस पे आपने ड्रॉ किया है E को। ओके, और यहाँ का इनिशियल उसका फेस है ω_t। अगर E का इनिशियल फेज ω_t होगा तो I का भी क्या होगा भाई, ω_t होगा। ठीक है, ओके, सो दैट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया I, दिस इज I0। ओके, दिस वैल्यू इज I0, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी एंड दिस इंस्टेंस इज I। ओके, किसका इंस्टेंटेनियस है, I का इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, और उसका भी फेज कितना है, ω_t है। ख्याल है आपको, उसका भी फेज ω_t है। ओके, तो ये हो गया उसका फेजर मेथड। यहाँ पे I0 और E0 को मैंने सेम लाइन पे ड्रॉ किया। वाई, बिकॉज इन दी सर्किट नो फेज डिफरेंस इज अवेलेबल। यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों का डायग्राम पे कैसा आएगा, एक सेम लाइन पे आएगा। बट मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्या रखा है, देखिए आप कि यहाँ पे E0 की वैल्यू मैंने इसके जो उसकी पीक वैल्यू है ना, वो I की कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगा, क्या आप इक्वेशन बोलिए भाई, कैसा इक्वेशन आती है I का इक्वेशन। I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E/R लिख सकते हैं। ओके, देखिए कि भाई I कितना होता है, E/R करने से हमको I मिलती है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई I इज अ स्मॉल एंड E इज अ लार्ज। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे पीक वैल्यू में भी E को मैक्सिमम रखा है, यहाँ पे भी उसको मैंने मैक्सिमम रखा हुआ है, और फेजर डायग्राम में भी मैंने जो E की जो लेंथ है ना उसको मैंने मैक्सिमम रखा है। ये फेजर डायग्राम क्या होती है वो आपको मालूम है, वेक्टर, जो आप 11th में स्टडी करके आए हो ना, वेक्टर। तो वेक्टर का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है कि भाई ऐसे आपको एरो इंडिकेट करनी है। वो एरो क्या इंडिकेट करती है, उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करती है, बट ये जो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या इंडिकेट करती है, उसका मैग्नीट्यूड इंडिकेट करती है। मैं आपको बता दूं कि भाई दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज अ बी वेक्टर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट क्या डिफरेंट है, उसकी लेंथ डिफरेंट है, सो दैट मैग्नीट्यूड इज चेंज। ओके, तो ए और बी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बता सकते हो ना कि भाई दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, मीन्स के दोनों का फेज सेम है। क्या है, दोनों का फेज सेम है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी डिफरेंट है। इंड्यूस ईएमएफ की क्वांटिटी इज मैक्सिमम टू कंपेरिजन टू करंट। वाई, बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ ही जनरेट करती है ना इंड्यूस करंट को। ख्याल आया। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपकी ओनली रेजिस्टेंस सर्किट। मैं आपको एक वापस एक बार बता देना चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट स्टेप इज अ ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। ठीक है, आपको मैं इसके एग्जाम में एक पेंसिल और स्केल लेके आपको ड्रॉ करना है। देन आफ्टर सेकंड स्टेप कि भाई इसमें आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू E0 sin ω_t। देन आफ्टर ओके, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करनी है कि भाई करंट के बारे में, कि भाई यहाँ से मैंने AC सोर्स को सप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी वो कितनी होगी।
तो इलेक्ट्रिक करंट हमने फाइंड आउट कर लिया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देन अपन हमने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई यहाँ पे फेज डिफरेंस अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, तो उसके बारे में बता दिया। देन आफ्टर 5 स्टेप हमारा था अपोजिशन ऑफ करंट, तो अपोजिशन ऑफ करंट भी हमने निकाल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिशन करंट इज रेशियो ऑफ डी नॉट अपॉन आई नॉट। कोई भी सर्किट में अपोजिशन करंट क्या होगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई नॉट अपॉन आई नॉट। ओके, तो ओनली पर यहाँ पे रेजिस्टेंस सर्किट है तो उसका क्या आएगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आर। एंड देन अपन हमने देखा कि भाई आर इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी सर्किट में फ्रीक्वेंसी या इंक्रीज या ज़्यादा हुए तो उसके कारण जो आर की वैल्यू होती है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अगर आर की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अपोजिशन ऑफ करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आता। कौन सी वाली सर्किट में अपोजिशन ऑफ करंट का कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट। ऐसी कौन सी आपके पास सर्किट अवेलेबल है इसमें फेज डिफरेंस 0 है, तो भी क्या आंसर आएगा, ओनली रेजिस्टेंस सर्किट। ऐसा इक्वेशन बना सकती है, ठीक है, ऐसा इक्वेशन आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप है कि भाई वेव डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। तो वेव डायग्राम में देखिए कि भाई सभी दोनों का फेज तो मैंने सेम ही रखा हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंस मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड के बारे में। ओके, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम होगा, यहाँ पे करंट का मिनिमम होगा, ऐसे मैंने यहाँ पे बता दिया है एक पीक वैल्यू को इंडिकेट करके, ठीक है। और फेजर डायग्राम में उसकी लेंथ को डिक्रीज करके मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके, दिस इज अ कंप्लीट और ओनली रेजिस्टेंस सर्किट। ओके, देन अपन को देखना है इंडक्टर सर्किट के बारे में। ओके, दूसरा एलिमेंट के बारे में हमको स्टडी करना है कि भाई हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एसी सर्किट कंसिडर की, उसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस लगा के हमको मालूम पड़ा कि भाई करंट और हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ का भी इसका जो फेज डिफरेंस था, दिस फेज डिफरेंस इज 0। देन आपको पोजीशन ऑफ करंट को मिल रही थी आर एंड इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी 50 रखते हो तभी उसकी करंट उसका पोजीशन इतना ही रहेगा। देन आफ्टर आपकी फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा कर देंगे, 1000 कर देंगे, तब भी उसका अपोजिशन ऐसा ही रहेगा। ख्याल आया? ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है एक सेकेंड सर्किट, इंडक्टर सर्किट। ओके, तो इसमें आपको 7 स्टेप वापिस आपको रिपीट करना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप कौन सा था, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। आवर फर्स्ट स्टेप इज सर्किट डायग्राम। ओके, तो सर्किट डायग्राम इज वेरी इजी ओनली फॉर हमको इंडक्टर। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टर, इज अ सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड क्या होती है, एक सिंपल सी एक स्प्रिंग होती है, उसका सिंबल भी ऐसा है, ठीक है, एक स्प्रिंग जैसा। ओके, तो यहाँ पे हम स्प्रिंग लगा देते हैं, ऐसे हमारी स्प्रिंग है, ठीक है। दिस इज हैव नंबर ऑफ टर्न्स इज एन। ओके, हम उसको बोलते हैं इंडक्टर एल। ओके, और उसके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया एसी सोर्स, ठीक है। दिस सिंबल इज एसी सोर्स एंड इट इज नोन एज इंडक्टर एल। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में यहाँ पे इसके पोटेंशियल आप कितना सप्लाई कर रहे हो, भाई एसी सोर्स है तो कितना होगा, इसमें कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। What is the t? T is the time. Time is continuously changing, so that omega t is a phase is continuously changing, so that E की value is continuously changing, and E naught is a peak value. Then after next step हमको फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ करंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन ओनली इंडक्टर सर्किट कि भाई आपका करंट ऐसे यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपका करंट इक्वेशन ऑफ करंट को डिराइव करना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ करंट। ओके, देखिए मैं इक्वेशन ऑफ करंट में कैसे लाता हूँ। ओके, पहले तो मुझे ये बताए कि भाई आपकी जो सर्किट है आपने एसी सोर्स लगा दिया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। ओके, जैसे जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक इंडक्टर में आएगा तो इंडक्टर में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ऐसा हमने किस में स्टडी किया था, सेल्फ इंडक्टर्स में हमने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। ओके, तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ वो कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो भी हमको मालूम है कि भाई कितना होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, वो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है वो इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण जनरेट हो रही है, आपका डी आई अपॉन डी टी हुआ, इसलिए डिफरेंस ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ टाइम। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपकी करंट की वैल्यू यहाँ पे
वेरिएबल है इसलिए, ठीक है। अगर करंट इज अ steady state, so that flux is a constant, and agar flux is a constant, it is not produce the induced EMF. But what is the condition is available for the induced EMF is produced? The minimum condition is चेंजिंग ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे चेंजिंग ऑफ फ्लक्स स्टॉप हो जाएगा अगर आपके करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी इसलिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है। देन आप नेक्स्ट आप सुनिए कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई आपने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से अप्लाइंग तो ईएमएफ आपने कर दिया, तो इसके कारण जो करंट जनरेट होगी और इसमें से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो ये बैक ईएमएफ की इनिशियल स्टेट में दोनों की वैल्यू सेम होती है। किन दोनों की वैल्यू के भाई अप्लाइंग ईएमएफ की वैल्यू और जो जनरेट हो रही है इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। बट ये क्या करेगा, उसका कंप्लीट अपोज करेगा। ओके, तो कंप्लीट अपोज करेगा तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट का पास आउट होगा नहीं होगा। चला है आपको स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि भाई इन initial state we applying the induced EMF is equals to E naught sin omega t, and this inductor is a produce the back EMF at this same value. ओके, उसकी सेम वैल्यू का वो एक बैक EMF वो जनरेट करेगा, ठीक है। ओके, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज E induced in coil when change is DI, इसके करंट जब चेंज होगा तब चेंज इन DI इन सर्किट, सो दैट EMF अप्लाइंग इक्वल्स टू माइनस E इंड्यूस। देखिए इक्वेशन, EMF अप्लाइंग इक्वल्स टू माइनस E इंड्यूस मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इतनी मैग्नीट्यूड का, सपोज के लाइक दिस आपने यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ लगाया 50 वोल्ट, तो वो भी एक 50 वोल्ट ही जनरेट करेगा बट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है। ओके, तो हमको ई की वैल्यू हमको मालूम है, जो इंड्यूस हो रही है ना उसकी वैल्यू हमको मालूम है कितनी है भाई, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सो दैट ये माइनस एल यहाँ पे हम लगा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमको इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलेगा, E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, तो हमको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। और इसमें से हम क्या करते हैं भाई, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू चाहिए क्या ना, E की वैल्यू तो यहाँ पे अवेलेबल है भाई। ओके, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारा थर्ड स्टेप क्या था, याद कीजिए हमारा थर्ड स्टेप था इलेक्ट्रिक करंट निकालना। ओके, तो हमको I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू निकालनी है तो हमको I को भाई सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा ना। ओके, तो हम दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल्स टू E अपॉन एल डी टी हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे डेल्टा आई है और यहाँ पे E अपॉन एल डी टी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E इज अप्लाइंग द पोटेंशियल। तो आप कितनी पोटेंशियल को सप्लाई कर रहे हो, या तो कितने पोटेंशियल को आप अप्लाई कर रहे हो, तो कितनी पोटेंशियल को आप अप्लाई कर रहे हो, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डेल्टा टी अपॉन एल। ओके, देन आफ्टर हमको क्या निकालनी है भाई, टोटल करंट निकालनी है। तो क्या है, चेंज ऑफ करंट है, मिस्टेक वेरी स्मॉल करंट है, बट हमारी सर्किट में टोटल करंट कितनी है वो हमको निकालनी है। मीन्स के हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, कैलकुलस में जाना पड़ेगा, 11 में जाना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको कैलकुलस समझाया हुआ था, ठीक है, कि भाई बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल साइन ओमेगा टी डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डेल्टा आई का क्या होगा भाई, टोटल करंट आई होगा, सो दैट टोटल करंट इज आई। देन आप यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, ई अपॉन एल टी दिस कांस्टेंट, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है ओनली फॉर टाइम। तो टाइम मीन्स के एलिमेंट अवेलेबल है साइन ओमेगा टी में, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट है तो मुझे भी ई नॉट लिखना पड़ेगा, ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी भी एक स्टेप बाकी है इंटीग्रेशन में। कौन सा, कि भाई टी का कोएफिशिएंट कितना है, ओमेगा।
अगर टी का कोफिशिएंट ओमेगा है और आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका कोफिशिएंट को लिखना है पर डिवाइड में, ठीक है। ओके, वेन एवर आप जब भी मीन्स का कोई डिफरेंशियल करते हो, उसका डिफरेंशियल आप फाइंड आउट करते हो, तब उसका ओमेगा आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। बट आप इंटीग्रेशन करते हो तब आपको किस में लिखना पड़ेगा, डिवाइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा उसका इंटीग्रेशन हो गया कि भाई आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके, बेसिक में उसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए मीन्स के मुझे एक कॉस है ना और यहाँ पे है साइन, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है, तो मैं क्या कन्वर्ट करना चाहता हूँ, का तो मैं उसको मैं कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, का इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, दोनों को मैं सेम रखना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो सेम रखने के लिए मैं ई को मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ, किसको मैं छेड़ने वाला हूँ, आई को छेड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो आई की जो कोस की वैल्यू है, तो कोस की वैल्यू मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाई साइन में। ओके, तो कोस की वैल्यू अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक कोस को मुझे कन्वर्ट करना है भाई साइन में, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि भाई साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ओके, सो दैट आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी में लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए कि भाई जब भी पाई बाई टू आए तब आपको क्या करना है, फंक्शन को चेंज करना है। और देखिए कि भाई पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एलिमेंट इज अ पॉजिटिव एलिमेंट, सो दैट यहाँ पे कोस भी पॉजिटिव मैंने रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी आया, ठीक है। ओके, देन आप नेक्स्ट स्टेप सुनिए कि भाई यहाँ पे माइनस है, जिस माइनस को मुझे हटाना है, यहाँ पे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये माइनस को हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे साइन की टर्म है, साइन की टर्म क्या बोलती है कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए माइनस को मैं यहाँ पे मीन्स के मल्टीप्लाई कर दूंगा एक एंगल में, उसका एंगल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, तो ये हमारा बन गया भाई थर्ड स्टेप। ओके, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में बहुत देर लगी, ठीक है। ओके, हमने एक करंट की इक्वेशन निकाली, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बट ये करंट आई की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, ये किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ये टाइम टी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर टाइम चेंज होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, उसका फेज चेंज होगा, और फेज चेंज होगा तो आई की वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो वो जो फेज है इसके साथ का लगाया हुआ है साइन, तो ये साइन कब मैक्सिमम होती है, साइन की वैल्यू जब 1 होती है तब वो मैक्सिमम होती है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, तब आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट में कन्वर्ट, ठीक है। हमको आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम करंट हमको कब मिलेगी, जब ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू 1 होगा तब, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस वैल्यू ऑफ आई will be maximum I naught when sin omega t minus pi by 2 is equals to 1, sin omega t minus pi by 2 is equals to 1 आप पुट कीजिए, तब ये आई नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमको आई नॉट कितना मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एल ओमेगा मिलेगा। ओके, तो ये जो आई नॉट की वैल्यू हमको मिली, ये आई नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई का जो इक्वेशन है, आई का इक्वेशन है आई इज इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, तो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट हम लिख सकते हैं ना। ओके, तो हमारी आई की फॉर्मूला क्या मिलेगी, द पुटिंग इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर में 1 नाम दे देता हूँ, पुटिंग इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, नंबर 1 में आपको ये उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, सो दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आपकी करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, ठीक है। और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमको क्या मिली थी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैं इसकी भी वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, देन आफ्टर आपको क्या निकालना है,
अपोजिशन ऑफ मीन्स के पहले ओके, ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। और हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, उसका फेस को ऑब्जर्वेशन करना। ओके, तो यहाँ पे दोनों का हम फेस को ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई आई का इनिशियली फेस कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, और ई का इनिशियली फेस कितना है, ओमेगा टी है। दोनों की फेस की वैल्यू क्या सेम है ना, नहीं है। ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में दोनों के लिए ओमेगा टी था। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कीजिए, आई की वैल्यू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है और ई की वैल्यू है ओमेगा टी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आई पाई बाई 2 जितना लेग हुआ है, मीन्स के आई पाई बाई 2 जितना पीछे है। किससे पीछे है, ई से पीछे है। ठीक है, ओके, तो किसकी वैल्यू आगे है, ई की वैल्यू आगे है। कितनी आगे, पाई बाई 2 जितनी आगे। इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई आई इज अ लेग्स बिहाइंड टू पाई बाई 2 फेज। ओके, आई इज लेग्स ई बाई पाई बाई 2 फेज। पाई बाई 2 जितना वो पीछे है, और ई के टर्म में आपको लिखना है तो इज लीड आई बाई पाई बाई 2 फेज। ओके, तो ये आपकी यहाँ पे लीड है और आई है आपकी लेग है। ठीक है, ओके, तो ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में आपको क्या दूसरी टर्म आपको फाइंड आउट हुई कि पहले तो आई की जो हमको इक्वेशन मिली, वो आई की इक्वेशन का फेज ओमेगा टी नहीं था। क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था वाला ड्राइवर और कंपार्टमेंट का। ठीक है, ड्राइवर और जो पीछे के डब्बे में और कंपार्टमेंट है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। और जो कंपार्टमेंट है वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ड्राइवर की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन वो आई जो है वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, इसलिए ओमेगा टी आगे है और आपकी करंट पीछे है। कितनी करंट पीछे, पाई बाई 2 जितनी पीछे है। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, पाई बाई 2। ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट में फेज डिफरेंस कितना मिला था, 0 मिला था, क्योंकि दोनों का फेज सेम ही था। ठीक है, ओके, देन आफ्टर ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप फेज। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप सॉरी, देन आफ्टर हमारा 5 स्टेप था अपोजिशन ऑफ करंट निकालना। ओके, तो हम यहाँ पे अपोजिशन ऑफ करंट निकालते हैं। opposition to current due to inductor। ठीक है, ओके, तो अपोजिशन करंट का इक्वेशन मैंने आपको क्या बोला था, क्या याद रखने का, ई नॉट अपॉन आई नॉट। ओके, तो हम यहाँ पे ई नॉट अपॉन आई नॉट हम लिख देते हैं, ई नॉट अपॉन आई नॉट। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एल। तो इसी क्वेश्चन हम क्या लिख देते हैं, एल। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको ऐसा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। कैसे आप बनाएंगे, देखिए ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे ई नॉट अपॉन आई नॉट में यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में लिख देता हूँ कि भाई ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एल ओमेगा आप लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या है, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज अपोजिशन ऑफ करंट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एल ओमेगा। बिकॉज कहाँ से वो इक्वेशन आया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा से आया। ठीक है, तो एल ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, एल ओमेगा को हम बोल सकते हैं अपोजिशन ऑफ करंट। ठीक है, ओके, तो जो एल ओमेगा है, तो यहाँ पे जो एल क्या है, एल है इज इंडक्टेंस। ओके, तो जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा हमने स्टडी किया हुआ था। बिकॉज दिस वैल्यू इज डिपेंड ऑन द जियोमेट्रिक एंड कंस्ट्रक्शन। और किसकी वैल्यू पे डिपेंड है, इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, देन आफ्टर दिस डायमीटर, दिस लेंथ, देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्न्स पे वो डिपेंडेंट है। बट इट इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्टेड, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू चेंज होगी। और ये मल्टीप्लिकेशन क्या बताती है, अपोजिशन ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो अपोजिशन ऑफ करंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अपोजिशन पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो अपोजिशन पे क्या होगी, कम होगी। ओके, तो ये जो एल ओमेगा है, तो एल ओमेगा का पर्टिकुलर हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो उसका हमने पर्टिकुलर उसका एक सिंबल भी बनाया, एक्सएल। ठीक है, तो वो एक्सएल को हम क्या बोलते हैं, एक्सएल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों हमने ऐसा नाम दे दिया रिएक्टेंस, बिकॉज its L is depend on the frequency।
ओके अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी तो एल की वैल्यू कंपलसरी चेंज होगी, और एल और ओमेगा दोनों की मीन्स के वैल्यू चेंज होती है, वो वैल्यू चेंज होती है, सो दैट अपोजिशन ऑफ करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंडेंट है। ओके तो हमको क्या निकालनी भाई, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू हम एक्सएल लिख सकते हैं। देन आफ्टर ई नॉट इज इक्वल टू हम आई नॉट एक्सएल भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉम्स लॉ इन वेक्टर कॉम्स लॉ हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई वी इज इक्वल टू आई आर, तो व्हाट इज द आर, आर इज अपोजिशन ऑफ करंट, और यहाँ पे भी ऐसा है ना, ई इज इक्वल टू आई एक्सएल है, तो व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज अपोजिशन ऑफ करंट, हमने यहाँ पे लिखा ही है कि भाई एल ओमेगा इज अपोजिशन ऑफ करंट, एल ओमेगा इज इक्वल टू एक्सएल, सो दैट एक्सएल इज अपोजिशन ऑफ करंट। ओके सो दैट एक्सएल का भी यूनिट क्या होगा, एक्सएल का भी यूनिट जैसा रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, तो यहाँ पे एक्सएल का भी यूनिट क्या आएगा, ओम ही आएगा। इज यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम। ओके तो उसका भी यूनिट ओम ही आएगा, क्योंकि वो भी क्या कर रही है, अपोजिशन ऑफ करंट कर रही है। ठीक है ओके देन आफ्टर हमारा आई नॉट का इक्वेशन हम बना सकते हैं इसमें से, तो ई नॉट अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सएल, जैसे हम आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल आएगा, और एक्सएल का यूनिट भी होता है ओम होता है। ठीक है ओके देन आफ्टर एक्सएल के हम वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा एल ओमेगा। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल ओमेगा। ओके अभी आपको ये रिलेशनशिप समझना है, कैसे रिलेशनशिप, देखिए अगर ए अपोजिशन ऑफ करंट मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज, अगर अपोजिशन ऑफ करंट मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो अपोजिशन ऑफ करंट है किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है भाई, अपोजिशन ऑफ करंट में एल और ओमेगा है, बट एल इज अ कांस्टेंट ओनली फॉर इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। ओके तो हमने कोई ऐसी सर्किट सुनी कि भाई ऐसी हमने कोई ऐसी सोर्स हमने सप्लाई किया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, जीरो हो, तो कोई भी की फ्रीक्वेंसी जीरो हो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है उसकी डायरेक्शन कैसी हो, कांस्टेंट हो। ठीक है अगर ऐसा हमने कोई एक ऐसी सप्लाई हमने कनेक्टेड किया कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो, मीन्स के उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ओके तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो हमने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, तो अपोजिशन ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अगर अपोजिशन ऑफ करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। देन पर हमने दूसरा केस लिया कि भाई हमारी सर्किट में हमने एसी सोर्स लगा दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने रखी 50 हर्ट्ज। ओके तो 50 हर्ट्ज रखी तो अपोजिशन ऑफ करंट कितना इंक्रीज हो गया, 50 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओमेगा के बदले हमको क्या लिखना है, 50 लिखना है। ठीक है देन आफ्टर वो वाली सर्किट में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दी 1000 करने से अपोजिशन ऑफ करंट और ज़्यादा हो गया, और अपोजिशन ऑफ करंट ज़्यादा होने से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ओके तो यहाँ पे जो अपोजिशन ऑफ करंट है वो अपोजिशन ऑफ करंट इज डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इज अ मैक्सिमम सो दैट अपोजिशन करंट ऑफ अ मैक्सिमम, देन आप करंट इज अ मिनिमम। बट कब करंट मीन्स के मैक्सिमम होती है, जब अपोजिशन ऑफ करंट मिनिमम होती है तब। और अपोजिशन ऑफ करंट मिनिमम कब होती है, जब हम हमारी जो एसी सोर्स अब अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तब। तो ऐसा कौन सा करंट है, स्टेडी करंट, कि भाई उसकी डायरेक्शन ना चेंज हो, उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। एक ही डायरेक्शन में जाने वाला करंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट। ओके तो ये दोनों कंडीशन में यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है ओके इफ करंट इज अ स्टेडी omega is 0, then XL is 0, so that no opposition, so that DC allowed to pass। ओके तो DC यहाँ पे इजीली पास आउट होगा। ठीक है यहाँ पे करंट पास आउट होगा, क्यों पास आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोज करने वाला है ही नहीं। ठीक है क्योंकि हमने करंट का कौन सा भेजा, स्टेडी करंट भेजा, जो डीसी करंट होगा तो डीसी करंट इजीली पास आउट होगा। देन पर नेक्स्ट हम देखते हैं भाई एसी करंट के बारे में। इफ करंट इज एसी तो क्या होगा कि भाई एसी करंट के पास ओमेगा होती है, तो अपोजिशन ऑफ करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है और उसकी करंट की वैल्यू कर देती है वो मीन्स के मिनिमाइज। ओके इफ एसी करंट
इस ओमेगा इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन XL is large, a position of current is large, the position of current is large, I is equals to E naught upon XL, ठीक है, so that current is block. यहाँ पे करंट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा? क्योंकि एक्सेल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों एक्सेल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी एसी करंट में, ठीक है। एसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से पोजीशन ऑफ करंट ज़्यादा होता है। पोजीशन ऑफ करंट ज़्यादा होती है सो दैट करंट की वैल्यू ब्लॉक हो जाती है। तो हमारे पास ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट अवेलेबल है, तो कौन सा करंट पास आउट होगा? कौन सा करंट पास आउट होगा? कौन सा करंट पास आउट होगा? डीसी करंट पास आउट होगा। बट एसी करंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। वाई ब्लॉक हो जाएगा? बिकॉज दिस अपोजिशन ऑफ करंट इज अ मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू डीसी करंट, ठीक है। ओके, तो ये हमारा 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम दूसरा भी हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन अपोजिशन इज इंक्रीज, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज then opposition increase. ओके, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेव डायग्राम और देन आफ्टर लास्ट स्टेप होगा हमारा फेजर डायग्राम। ओके, हम पहले वेव डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए वेव डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो हमको उसका फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे फेज डिफरेंस निकाल? देखिए ई का इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आई पीछे कितना पीछे है? पाई बाई 2। तो आपको वेव डायग्राम में भी आई को पीछे रखना है, पाई बाई 2 जितना पीछे रखना है, ठीक है। हम वेव डायग्राम देखते हैं। तो वेव डायग्राम में हम पहले ईएमएफ का हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया ईएमएफ का। यहाँ पे टाइम पीरियड था टी, यहाँ पे टी बाई 2, टी बाई 4, यहाँ पे टी बाई 2, यहाँ पे 3t बाई 4 और यहाँ पे टी, और यहाँ पे फेस होगा पाई बाई 2, यहाँ पे फेस होगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2 एंड देन आफ्टर यहाँ पे 2 पाई। ए कंप्लीट 1 साइकिल कंप्लीट कर दिया। हमारा ई का इक्वेशन था ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, देन आफ्टर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमको साफ नज़र आ रहा है कि भाई ये जो हमारा करंट का फेस है वो पाई बाई 2 जितना पीछे है। किसके पीछे है? ई के पीछे है, ठीक है। ओके, तो हमको कैसे ड्रॉ करना है? देखिए कि भाई यहाँ पे पाई बाई 2 पे हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, तब करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। એટલે 1 मिनट हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर जब टाइम टी बाई 2 होगा, जब ई का फेस पाई होगा, तब आई का फेस कितना होना चाहिए? पाई बाई 2 होना चाहिए। तो उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट कि भाई उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, तब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आनी चाहिए। देन आफ्टर उसकी वैल्यू जब 0 हो, तब उसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आनी चाहिए। ओके, और उसका जो मैग्नेट एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड भी हमको कम रखना है, ठीक है। ओके, तो उसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम, देन आफ्टर यहाँ पे 0, देन आफ्टर यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम और यहाँ पे 0, ठीक है। ओके, तो ये जो हमने ड्रॉ किया दिस इज आई। ओके, तो उसका हम फेज इंडिकेट कर देते कि भाई यहाँ पे है 0, यहाँ पे होगा पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे आएगा 2 पाई, ठीक है। ओके, अब कोई भी इंस्टेंस में फेज डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस आप देखिए तो भाई फेज डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे पाई बाई 2 कितना मिला? पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाई पाई माइनस पाई बाई 2 सो दैट पाई बाई 2। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई पाई माइनस 3 पाई बाई 2 तो भी पाई बाई 2 आएगा।
और यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई 3π/2 माइनस 2π, तो भी क्या आएगा π/2। अब कोई भी इंस्टेंस में, मैंने तो ए वाला इंस्टेंस हमने देखा, बट आप इंडिविजुअली कोई भी आप इंस्टेंस ले सकते हो, वहाँ पे आप फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। वो फेज डिफरेंस अपना का मिलने वाला है π/2। तो ये आपका हो गया कंप्लीट मीन्स के वेव डायग्राम। ओके, और दूसरा मैंने क्या किया कि भाई जो वेव डायग्राम में जो करंट का जो एम्पलीट्यूड था वो मैंने थोड़ा स्मॉल रखा है विथ कंपेरिजन टू ई। ठीक है, ए यहाँ पे आएगा मैक्सिमम I0 और यहाँ पे आएगा मैक्सिमम E0। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड का उसना डिफरेंट मैंने रखा है। ठीक है, ओके, देन अपन हमको ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम। 7 स्टेप है हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, ओके, तो हम फेजर डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। हमने ए वाले इंस्टेंस में E0 हमने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे आएगा ई, इंस्टेंटिनियस ई। ओके, और एग्जैक्ट हमारी करंट कितनी पीछे है 90 डिग्री, तो हमको यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, और उसकी लेंथ यहाँ पे हमको स्मॉल रखनी है। ठीक है, इज इंडिकेट इज I0, दिस इज द मैक्सिमम I0, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इंस्टेंटिनियस हमको I मिलेगा, और उसका फेज है ओमेगा टी। ओके, तो उसका फेज हमको कितना मिलेगा भाई, टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, उसका फेज है ओमेगा टी, तो उसका फेज हमको कितना मिलने वाला है भाई, ऑब्वियसली ओमेगा टी माइनस π/2, और यहाँ पे भी कितना है ओमेगा टी माइनस π/2 है, और यहाँ पे भी कितना मिला हमको ओमेगा टी माइनस π/2 मिला। ठीक है, तो ये हो गया भाई फेजर मेथड। ओके, तो फेजर डायग्राम में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले तो E0 का फेज आपको मिलेगा ओमेगा टी, I0 का फेज मिलेगा ओमेगा टी माइनस π/2, देन आपको E0 की वैल्यू भी मिल सकती है, I0 की वैल्यू भी आप देख सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर आपको दूसरा ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे किसकी वैल्यू लीड है और किसकी वैल्यू लेग है। यहाँ पे करंट I लेग है, कितना लेग है π/2 जितना लेग है, और यहाँ पे E0 लीड है। देन आप कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप ई की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ कि भाई अगले इंस्टेंस में ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये भी आप निकाल सकते हो। तो अगले इंस्टेंस में ई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो इफेक्टिव ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो इफेक्टिव आई की वैल्यू मिनिमाइज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ई इज मैक्सिमम अगले इंस्टेंस में, आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, तो ई इज अ मैक्सिमम एंड आई इज अ मिनिमम। ओके, तो आप ऐसे उसका फेजर डायग्राम आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और दूसरा देखिए, और दूसरी ये बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे ई किस में आ रहा था पॉजिटिव में, और यहाँ पे आई किस में है नेगेटिव में है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने E0 को ले लिया, E0 ने नेगेटिव में ले लिया। ओके, तो आपको आई को कितना रखना है कि भाई आपको आई को लेग रखना है, कितना एंगल पे π/2 एंगल पे, तो मैंने यहाँ पे लेग रख दिया π/2 एंगल पे, दिस इज I0। ओके, तो यहाँ पे एंगल बना उसका π/2 एंगल बना। ठीक है, दिस एंगल इज ओमेगा टी, सो दैट दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, और एक कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे जाएगा तो आई की वैल्यू डिक्रीज होगी और ई की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट किस में इंक्रीज हो रही है, माइनस में इंक्रीज हो रही है, और आई की वैल्यू प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू पॉजिटिव में है और आई की वैल्यू माइनस में, इन दोनों का डिफरेंस ऐसे है। उसको भी हम फेजर डायग्राम भी बोल सकते हैं, आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको बुक में ऐसा दिया है, तो आप ऐसा ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक को आपको रखिए पॉजिटिव में, और यहाँ पे 90 डिग्री पे आप ड्रॉ कीजिए I0 को, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से आपको रीड करना मीन्स के उसमें से आपको इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। कैसे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कि भाई E0 की फेज है ओमेगा टी, I0 का फेज है ओमेगा टी माइनस π/2, और देन आफ्टर अगले इंस्टेंस में हम जाएंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज और आई की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। ई की वैल्यू है पॉजिटिव में, आई की वैल्यू है नेगेटिव में, और कोई भी इंस्टेंस में हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और ये भी हम बता सकते हैं कि भाई किसकी वैल्यू लीड है और लेग है। ठीक है, तो इससे हमको साफ नजर आ रही है कि भाई E0 की वैल्यू लीड है इज कंपेरिजन टू I0 एंड इज अ लेग इज π/2 फेज।
उसका फेज डिफरेंस है π/2। तो ये कंप्लीट हमारी हो गई इंडक्टर सर्किट। ओके, अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्किट डायग्राम में ओनली फॉर सिंबल ही चेंज होने वाला है। देन अपने दूसरा यूसीएमएफ का दो इक्वेशन दोनों में सेम ही आया। देन अपने करंट का इक्वेशन रेजिस्टेंस में आया I = I0 sin ओमेगा टी, और इसमें आया ओमेगा टी माइनस π/2। तो उससे आपको मालूम पड़ा कि भाई रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 था, यहाँ पे फेज डिफरेंस है π/2। ओके, तो π/2 फेज डिफरेंस। देन आफ्टर दूसरा आपको क्या मीनिंग मालूम पड़ा कि अपोजिशन ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस सर्किट में ओनली फॉर रेजिस्टेंस R था, एंड इट इज नॉट affected by the frequency, but here in the inductor circuit is opposition of current is XL, and XL is XL, okay, XL, and XL is known as inductive reactance, and it is also depend on the frequency because XL is equals to L omega. ठीक है, इट इज अ डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। अगर इज अ फ्रीक्वेंसी इज अ हाई, सो दैट अपोजिशन करंट इज अ मैक्सिमम, सो दैट करंट इज अ डिक्रीज। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी इज अ जीरो, when frequency is a zero, when is supplying the DC current, the DC current have the no frequency, so that opposition of the current is a zero. Opposition of current is a zero, opposition current is a zero, so that current is a maximum. But in the AC circuit the frequency is available, so that frequency is a maximum, so that opposition of current is a maximum, so that current is a minimized. Okay, then after उसका हमने यूनिट भी निकाला। दिस यूनिट इज लाइक्स बिहेव दिस ओम्स। ओके, तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वही उसका यूनिट होगा। देन आपने वेव डायग्राम में भी हमने उसका डिफरेंस बता दिया कि भाई दिस डिफरेंस इज अ π/2, दिस फेज डिफरेंस इज अ π/2। देन आफ्टर फेजर डायग्राम में भी हमने फेज को इंडिकेट कर दिया कि भाई दिस फेज डिफरेंस इज अ π/2। ओके।